हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस के सनराइज क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये प्रश्न आपको कैसे लिखना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल से आपको समझाया हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे होता है? तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर क्या लिखना चाहिए उत्तर में? आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की ही चीजें हमें दिखाई देंगी, निकट की चीजें हमें क्या होगी, अस्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो यह क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। और यही दूर दृष्टि दोष होता, क्या होता, दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं और निकट की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा, 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिल जाए, चाहे आपको 2 नंबर के रूप में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि हमें क्या दिया है, फोकस दूरी, मतलब एफ बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या है, लेंस की वक्रता दीजिए, मतलब आर हमें पूछा है। तो हमें एक फार्मूला जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, R/2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, F/2। अब यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, 40 गुणे 2। तो आर कितना निकल कर आ गया हमारा, 40 दूना 80 सेंटीमीटर। तो ऐसे इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है। तो आप ये फार्मूला याद रखिए। आप अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं, अगर फोकस दूरी दिया है तो आप यहाँ से वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। तो उपयोग क्या है, पहला पहला क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में। एक उपयोग क्या लिख देंगे, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा क्या है, कागज तथा रंजक के निर्माण में। तो आपकी ये 2 उपयोग हो गए। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब प्रश्न नंबर चौथा है, धावन सोडा तथा खाने वाले सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको विज्ञान के प्रश्न में, तो आपको केमिस्ट्री के कुछ भी जो जो इम्पोर्टेंट हैं आप उसको याद रख सकते हैं। जो जिनके भी रासायनिक सूत्र हैं या उनके नाम है, रासायनिक नाम है, इन सभी नामों को आप याद रखिए, क्योंकि आपको किसी भी रूप में ये पूछ सकता है। कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, तो कभी आपको अति लघु उत्तरी में पूछेगा। तो धावन सोडा दिया है, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। और इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है। और खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन खाने वाले सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी के 2 विशेषताएं भी लिखिए। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका उसके नियम क्या है,
इस नियम के अनुसार क्या है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, मतलब तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म है क्या है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। और इसकी विशेषताएं क्या है, तत्वों के परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में रखा गया है। जो आप आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे जिसमें 108 तत्व हैं, तो उसमें क्या होगा, जो तत्व होंगे वो सीरियल से रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे ही मतलब रखे गए हैं। तो वही कहा गया है, तत्वों के परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में रखा गया है। और दूसरा, इसमें 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, मतलब 18 क्या है, खड़ी लाइनें हैं जिसको हम लोग समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज स्तंभ, मतलब 7 क्षैतिज रेखाएं हैं, समूह हैं, जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो ये 2 विशेषताएं हो गई। और इसके नियम क्या है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है। क्या होता है, एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे CH4 जिसको हम लोग मेथेन कहते हैं, इसमें देखिए आप एकल बॉन्ड है, मतलब एकल बंध है। एथेन होता है, मतलब एथ वाले जितने भी कैटेगरी के होते हैं वो क्या होता है कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए इसमें भी सब में एकल बंध है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्या कहते हैं कि असंतृप्त होते हैं। जैसे एथिलीन होता है, C2H4 होता है, एथाइन होता है, C2H2 होता है। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जितने भी आप बाइक देखेंगे या कार देखेंगे उसके पास जो साइड में, ड्राइवर के पास जो साइड में मिरर लगा होता है, वह उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। ये सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है, हर बार आपको ये पूछा जाता है। तो होता क्या है, वाहनों के साइड में दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या होता है, जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वो सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण आप जानते हैं किस तरह का होता है, ऐसे होता है और ये उभरा हुआ होता है। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्र होता है, ये इधर वाला भी सबका यहाँ पर ये क्या करता है, इमेज बनाता है। तो इसलिए इसी तरह के प्रतिबिंब, तो इसलिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें लार, जो खाते वक्त हमारी लार निकलती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो क्या है, लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, एमिलेस। और लार क्या है, वसा का पाचन करने के लिए लारमय लाइपेज भी स्रावित करता है। तो क्या करता है, लार क्या है, वसा का जो पाचन करने के लिए क्या करता है, लारमय लाइपेज का भी स्रावित करता है। प्रश्न नंबर 9वां, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उत्तर में क्या है, अम्ल एवं क्षार, पहला क्या, अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं।
जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रिएक्शन कराया जाता है, क्या होता है, उसमें क्या मिलता है, साल्ट, लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl। तो ये NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है। जब इसका अभिक्रिया कराया गया, मतलब रिएक्शन कराया गया, तो क्या होगा, NaCl बना, मतलब जिसको हम लोग साल्ट बोलते, नमक बोलते हैं, प्लस H2O अलग हो गया। तो मतलब नमक एवं जल प्राप्त हो गया, इसलिए क्या है, यह अभिक्रिया क्या है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। तो खनिज में क्या है, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जितने भी धातु होते हैं, वो किसी भी रूप में होते हैं, चाहे वो शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, या मिश्रण टाइप के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। जिस पृथ्वी के अंदर जैसे भी जिस भी स्थिति में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो आप ये परिभाषा याद रखिए। और अयस्क क्या होता है, वह खनिज, मतलब ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है, अयस्क कहलाता है। तो जो भी ऐसे भी खनिज जिसमें धातु का जो निष्कर्षण हो और वो आर्थिक रूप से उपयोगी हो, तो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या है, पहला उत्तर में, पहला शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। जैसे किसी भी कहीं भी हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जब हम प्लास्टर बनवाने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या होता है, वो जो चूने कलर का, चूना जैसे टाइप का होता है, वो क्या होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो क्या है, पहला क्या है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा क्या है, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए। तो ये 2 उपयोग हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आप कल इसको ऐसे ही लिख सकें। अगर आपने ऐसे ही लिखा तो आपको 100% नंबर मिलने के चांसेस हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।